हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार पार्थ अकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। और यही भारत की श्रृंखला में हम लोगों ने जो मध्यकालीन भारत को पढ़ना स्टार्ट किया था। और मध्यकालीन भारत में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ चुके हैं जिसका नाम हुआ करता था दिल्ली सल्तनत। और अब यहाँ पर बारी है मुगल साम्राज्य को पढ़ने की। और हर बार की तरह मैंने जो पिछली क्लासों में भी आप लोगों को होमवर्क में एक सवाल दिया था, मैंने आप लोगों से दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया था। देखिएगा, सवाल इस प्रकार से था कि जो निम्नलिखित में से किस सुल्तान को यहाँ पर अली गुरशास्प के नाम से जाना जाता था। चार ऑप्शन मैंने आप लोगों को दिए थे, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक दिया था एक आप लोगों को ऑप्शन, और एक आप लोगों को सिकंदर जो लोदी दिया था। तो इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा, यानी यही अलाउद्दीन खिलजी का एक नाम हमें देखने को मिलता है जिसका नाम हुआ करता था जली गुरशास्प। क्या नाम हुआ? जली गुरशास्प, हमें इसका एक नाम देखने को मिलता है। और वहीं जब हम लोगों को एक जोधपुर अभिलेख देखने को मिलेगा। और यही जोधपुर अभिलेख के अनुसार, ये जो जोधपुर अभिलेख मिला हमें, इसी जोधपुर अभिलेख के अनुसार इसी अलाउद्दीन खिलजी की तुलना उस समय देवताओं से की गई थी। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को इतना याद होना चाहिए था। और जब यहाँ पर मुगल डायनेस्टी हमारी शुरुआत होगी, और एक प्रकार हम लोग मुगल डायनेस्टी की रूपरेखा को यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, हम लोगों को यहाँ पर मुगल डायनेस्टी देखने को मिलती है, यानी यहीं पर मुगल साम्राज्य देखने को मिला। और जो यह मुगल साम्राज्य हमें देखने को मिला, आप सभी जानते हैं कि मुख्य रूप से यदि जो देखा जाएगा तो ये 1526 से लगाकर तो 1707 तक हमें मुख्य रूप से भारत में देखने को मिलता है। यदि पूर्ण रूप से पूछ लेगा तो यह 1226 से इसका समयकाल हमें यहाँ पर मुख्य रूप से 1862 तक हमें इसका समयकाल देखने को मिलता है मुगल डायनेस्टी का। अब सबसे पहला शासक यहाँ पर कौन आया था? बाबर आया। और बाबर का समयकाल आप सभी जानते हैं कि बाबर का समयकाल यहाँ पर 1526 से लगाकर तो 30 तक माना जाता है। बाबर के बाद उसका बेटा शासक बना जिसका नाम हुआ करता था हुमायूं। हुमायूं मुख्य रूप से शासक बनेगा। और हुमायूं का समयकाल यहाँ पे 1530 से लगाकर तो 40 तक बना। इसके बीच में हमें एक और वंश देखने को मिला था, जो ये जिसका नाम हुआ करता था सूर्य वंश। कौन सा वंश देखने को मिला? हमें एक सूर्य वंश देखने को मिलेगा। और यह सूर्य वंश का समयकाल 1540 से लगाकर तो हमें ये 1540 से लगाकर तो ये 1555 तक इसका समयकाल हमें भारत पर देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में फिर से यहाँ पर हुमायूं का समयकाल हमें देखने को मिला। और ये जो हुमायूं का समयकाल हमें 1555 से लगाकर तो 56 तक हमें मुख्य रूप से हुमायूं का यहाँ पर जो समयकाल देखने को मिलेगा। फिर इसी हुमायूं के बाद इसका बेटा शासक बना, इसका नाम हुआ करता था अकबर यानी बदरुद्दीन। और यही अकबर का समयकाल हमें ये 1556 से लगाकर तो 1605 तक हमें मुख्य रूप से अकबर का समयकाल देखने को मिलेगा। अकबर के बाद में इसका बेटा शासक बना, इसका नाम हुआ करता था जहांगीर। और जहांगीर का समयकाल हमें 1605 से लगाकर यह शासक बनेगा तो 1627 तक इसका समयकाल देखने को मिलेगा। फिर जहांगीर के बाद शाहजहां बना। और शाहजहां का समयकाल आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए कि 1627 से लगाकर तो 1658 तक इसका मुख्य रूप से समयकाल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहीं पर शाहजहां के बाद इसका बेटा शासक बनेगा, इसका नाम हुआ करता था औरंगजेब, यानी औरंगजेब शासक बना। और औरंगजेब का समयकाल हमें 1658 से लगाकर तो 1707 तक हमें इसका समयकाल देखने को मिलता है। और यही औरंगजेब की मृत्यु इन प्लेस ऑफ दौलताबाद में होती है। दौलताबाद में जो इसकी मृत्यु होती है, और इसके प्रमुख रूप से 4 बेटे माने गए। और जब जैसे इसकी मृत्यु होती है और वैसा माना जाता है कि डाउनफॉल ऑफ मुगल डायनेस्टी, डाउनफॉल ऑफ मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी यानी मुगलों का अंत प्रक्रिया हमें यहाँ पर जो देखने को मिली। ठीक है, तो इसके बाद में कोई ऐसा मुख्य शासक हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन यही औरंगजेब के बाद में इसका बेटा शासक बनेगा जिसका नाम हुआ करता था बहादुर शाह प्रथम। कौन हुआ? बहादुर शाह प्रथम शासक बनेगा। और यदि आप लोगों से यह सवाल पूछ लेगा कि इसी मुगल वंश का अंतिम शासक कौन माना गया,
तो अंतिम शासक हुआ करता, उसका नाम हुआ करता था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय इसी मुगल वंश का अंतिम शासक हमें यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो यह मुगल साम्राज्य के बारे में इतना तो एटलीस्ट आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिएगा, अब बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। और जो पहला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर देख रखा है, देखिएगा, जो पहला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर देख रखा है कि बाबर ने ये बादशाह की उपाधि, ये जो बादशाह की उपाधि कब धारित की थी, आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। अभी मैंने आप लोगों को एक जानकारी दिया था कि यही जो बाबर हुआ करता था, बाबर का समयकाल हमें 1526 से लगाकर तो यहाँ तक 30 तक हमें मुख्य रूप से बाबर का समयकाल देखने को मिलेगा। और बाबर अपने पिता की तरफ से, यह व्यक्ति अपने जो पिता की साइड से यह तैमूर वंश से था, आप लोगों को याद होना चाहिए। और यह तैमूर वंश से पांचवा वंश माना गया। कौन सा वंश माना गया? पांचवा वंश। और अपनी माता की तरफ से यह चंगेज वंश संबंधित था। कौन से वंश से? चंगेज खां की तरफ से या चंगेज वंश संबंधित था। तो और जो उनकी तरफ से, यह माता की तरफ से 14वां वारिस माना जाता है। ठीक, तो तैमूर और चंगेज खां की तरफ से दोनों का वंशज माना जाता है बाबर। तो यहाँ पर बाबर का जन्म हुआ। बाबर की जो माता मानी जाती है वह कुतुल्लुन बेगम। कौन? कुतुल्लुन बेगम, यह बाबर की माता मानी गई। और इनके जो इसके फादर हुआ करते थे, यानी इसके जो पापा हुआ करते थे, वो माने गए यहाँ पर उमर शेख मिर्जा। कौन माने गए? उमर शेख मिर्जा। यहाँ पर जो उमर शेख मिर्जा माने गए, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। अब देखिएगा, हम लोगों से यह सवाल पूछा है कि बाबर ने यहाँ पर बादशाह की उपाधि धारण कब की। तो बाबर के द्वारा आप लोगों को 4 ऑप्शन दे के रखे हैं। पानीपत युद्ध के बाद में, खानवा युद्ध के बाद में, और आप लोगों को चंदेरी युद्ध के बाद में, या गांधार विजय के बाद में। तो आप लोगों को इतना याद यहाँ पर होना चाहिए कि ये 1507 में बाबर के द्वारा जो समय कांधार व काबुल को जीता गया था। कांधार व काबुल को जीता गया। जैसे इसने काबुल और कांधार को जीता, और उसी के बाद इसने टाइटल लिया। उसी के बाद इसका टाइटल, यानी जो इसकी उपाधि हमें देखने को मिलती है। और इसकी उपाधि हमें क्या देखने को मिली? हमें यहाँ पर जो इसके द्वारा बादशाह की उपाधि धारण की गई, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ठीक है, तो ये कांधार विजय के जो उपरांत जिस बाबर ने यहाँ पर बादशाह की उपाधि धारण की थी, आप लोगों को याद होना चाहिए। वहीं पर कुछ फेमस हमें युद्ध दे के रखे। देखिएगा, हमें एक बैटल ऑफ खानवा देखने को मिलेगा। तो बैटल ऑफ खानवा यानी खानवा का युद्ध हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। और यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा खानवा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, तो एक तरफ तो बाबर हुआ था, और एक तरफ यहाँ पर कौन हुआ करता था? राणा सांगा। कौन हुआ करता था? राणा सांगा हुए। और राणा सांगा की सहायता उस समय मेन्नी राय ने किया था। कौन ने? मेन्नी राय ने इनकी सहायता किया था युद्ध में, आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पर बाबर जीता। बाबर मुख्य रूप से इस युद्ध को जीत गया था, लेकिन राणा सांगा इस युद्ध को पूर्ण रूप से हार गए थे। जैसे ही बाबर ने इस वाले युद्ध को जीता, तो बाबर ने एक यहाँ पर जिहाद का नारा दिया। कौन सा नारा दिया? जिहाद का नारा दिया, आप लोगों को याद होना चाहिए। और जिहाद का नारे के बाद बाबर ने, यही युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? गाजी की उपाधि धारण की। ये आप लोगों को सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। बाबर यहाँ पर जीत गया था, और राणा सांगा जी यहाँ पर क्या हो चुके थे? इस वाले युद्ध को पूर्ण रूप से हार चुके थे। फिर इसके बाद हमें एक बैटल ऑफ चंदेरी देखने को मिलेगा। बैटल ऑफ चंदेरी देखने को मिला, यानी चंदेरी का युद्ध देखने को मिलेगा। और यह चंदेरी का युद्ध जो ये 1528 में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये जो युद्ध हुआ था, जो मुख्य रूप से हमें 2 शासकों के बीच में देखने को मिलेगा। और एक तरफ हमें फिर से यहाँ पर बाबर देखने को मिला, और एक तरफ से यहाँ पर मेन्नी राय। कौन हुआ करते थे? मेन्नी राय, जो मुख्य रूप से जो मध्य प्रदेश के शासक हुआ करते थे। तो बाबर यहाँ पर क्या हो चुका था? जीता था। और मेन्नी राय क्या हो चुका था? यहाँ पर हारा। और जैसे ये मेन्नी राय हारा, तो जो इसके जो दुर्ग में 800 राजपूताना स्त्रियों ने क्या कर लिया था? आत्मदाह कर लिया। आत्मदाह किया था, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। यानी बाबर ने बैटल ऑफ चंदेरी युद्ध के बाद में भारत में मुख्य रूप से जौहर को देखा था। तो बाबर ने पहली बार जौहर देखा। बाबर ने
बाबर ने भारत में पहली बार क्या देखा था दोस्तों, जौहर यहाँ पर देखा। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। वहीं पर हम लोगों को एक बैटल ऑफ पानीपत दे के रखा है, तो यहाँ पानीपत का युद्ध कब, यानी बैटल ऑफ पानीपत कब देखने को मिलेगा, तो पानीपत का युद्ध हुआ था दो लोगों के बीच में, यहाँ पर देखने को मिलता है। एक तरफ मुख्य रूप से हमें बाबर देखने को मिला, और एक तरफ यहाँ पर हुआ करता था मुख्य रूप से लोधी वंश का अंतिम शासक, जिसका नाम हुआ करता था यहाँ पर इब्राहिम लोधी। तो यहाँ पर लोधी देखने को मिलेगा। उस समय जब हमें पानीपत का मुख्य रूप से युद्ध देखने को मिला था, ऐसा माना जाता है कि उस समय बाबर के पास केवल 20,000 की सेना थी, और लगभग ये लोधी के पास में 1 लाख की सेना हुआ करती। लेकिन फिर भी आप सभी जानते हैं कि जो बाबर जो अपने साथ में गोला और बारूद लेके आया था, यानी गोला बारूद के साथ में यह मुख्य रूप से तोहफे लेके आया था। तो यही बाबर के द्वारा भारत में सबसे पहले तोहफों का भी प्रयोग किया गया था बैटल ऑफ पानीपत में। तो यहाँ पर बाबर क्या हो चुका था, बाबर इस युद्ध को जीता। ठीक है, और यहाँ पर इब्राहिम लोदी यहाँ पर हार गए थे। जैसे ही बाबर इस युद्ध को जीतता है, और बाबर ने मुख्य रूप से भारत में क्या किया था, यहाँ पर मुगल डायनेस्टी की स्थापना किया, यानी मुगल वंश की भारत में क्या किया था, उस समय यहाँ पर स्थापना बाबर के द्वारा ही की गई थी। तो आप लोगों को इतना यहाँ पर याद होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख के रखा है, देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमें जो देखे रखे, किस युद्ध के बाद में बाबर ने खाकान की उपाधि प्राप्त की थी। अब ये खाकान की उपाधि प्राप्त की थी, अभी हम लोग पहले वाले में देख के आए कि उसने एक तरफ बादशाह की उपाधि धारण की है, और एक तरफ उसके द्वारा खाकान की उपाधि धारण की गई। तो बादशाह में क्या अंतर है और खाकान में क्या अंतर है, हमें मुख्य रूप से इसी में हमें देखने को मिलता है। देखिएगा, पानीपत के युद्ध के बाद में, खानवा के युद्ध के बाद में, चंदेर युद्ध के बाद में, और काबुल विजय के बाद में, तो आप लोगों को याद होना चाहिए, जैसे ही यह 1526 में बाबर का युद्ध होगा के शासक के बाद में हमें बैटल ऑफ पानीपत देखने को मिला। और ये जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, यानी पानीपत का मुख्य रूप से जो हमें यहाँ पर युद्ध देखने को मिलेगा, तो यह दो शासकों के बीच में हुआ था। मैंने आप लोगों को बताया था, एक तरफ तो बाबर हुआ करता था, लेकिन और एक तरफ हुआ करता था इब्राहिम लोदी। कौन हुआ, यहाँ पर इब्राहिम लोदी हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या हो चुका था, बाबर इस युद्ध को जीता था, लेकिन कौन हार गए थे, यहाँ पर जो इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हार गए थे। तो देखो, जो इसमें क्या हुआ था कि यही बाबर ने पहली बार क्या किया था, तोहफों का प्रयोग किया भारत में। तोहफों का प्रयोग हम लोगों को भारत में मुख्य रूप से बाबर के समय काल में देखने को मिलेगा। और बाबर ने जो तोहफों का प्रयोग किया था और इस युद्ध को जीता था। अब देखिएगा, एक तरफ बाबर के पास ऐसा माना जाता था केवल 20,000 सैनिक थे, और यही लोदी के पास लगभग 1 लाख की सेना हुआ करती थी। तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि 20,000 के सैनिक 1 लाख की सेना को मुख्य रूप से हरा सकते हैं। तो देखिएगा, बाबर ने जो इस वाले युद्ध में क्या किया था, एक पद्धति का प्रयोग किया था। तो ये यहाँ पर बाबर के द्वारा यहाँ पर एक खाड़ी का निर्माण किया गया, जो एक तरफ खाड़ी हुआ करती थी, और एक तरफ यहाँ पर मुख्य रूप से बहाव हुआ करता था यमुना रिवर का। कौन सी रिवर का, यमुना, जो नदी का बहाव हमें देखने को मिलता है। और जो एक साइड हुआ करती थी यहाँ पर खाड़ी। तो बाबर ने ये वाली पद्धति का प्रयोग किया, और इस वाले शीर्षक में बाबर ने यहाँ पर तोहफे रख दी। ये वाला जो शीर्षक हुआ करता तो यहाँ पर बाबर के द्वारा तोहफे रख दी गई। अब आप देखिएगा, यदि सैनिक के द्वारा हमला किया गया तो पहले तो तोहफों से फायर किया जाएगा, और यदि कुछ सैनिक इस वाले पूरे चक्रव्यूह में यदि फंस गए तो कुछ सैनिक खाड़ी में फेंक दिए जाएंगे, और बाकी के सैनिक इस यमुना रिवर के अंदर फेंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से 1 लाख की सेना, यहाँ पर यही हमें लोदी की 1 लाख की सेना देखने को मिली थी। 1 लाख की यहाँ पर सेना हम लोगों को देखने को मिली। जैसे ही इस लोदी के सैनिकों ने अंदर प्रवेश किया, यानी जो इसके पास जो प्रमुख रूप से घोड़े और हाथी हुआ करते थे, तो यहाँ पर ये तोपों से फायरिंग हुई। और यहाँ पर इन तोपों का नेतृत्व किसने किया था, तोपों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। यदि आप लोगों से यह सवाल पूछ लेगा तो यहाँ पर मुश्तेका खां किसके द्वारा, इसका दोस्त हुआ करता था मुश्तेका खां। ठीक है, और एक व्यक्ति इसका नाम हुआ करता था उस्मान अली।
तो यह दोनों इसके दोस्त हुआ करते थे, तो इन दोनों ने यहाँ पर तोहफों को होना चाहिएगा। और इस पूरी पद्धति को कहा जाता है तुलगमा नीति। क्या कहा जाता है? तुलगमा नीति कहा जाता है। तुलगमा नीति कहा जाता है, जो बाबर ने क्या किया था, इसी बैटल ऑफ पानीपत के युद्ध में इसी तुलगमा नीति का प्रयोग बाबर ने भारत में मुख्य रूप से किया था। और इसी युद्ध के बाद को जो जीतने के बाद बाबर ने एक उपाधि धारण की थी, जिसका नाम हुआ करता था खाकान। क्या नाम हुआ? खाकान देखने को मिला है। और खाकान का मतलब क्या होता है कि राजाओं का राजा। राजाओं का राजा हमें मुख्य रूप से यहाँ पर कौन देखने को मिलता है? तो खाकान का मतलब ही क्या होता है? राजाओं का राजा हमें मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पानीपत के युद्ध के बाद में हमें बाबर ने खाकान की उपाधि भारत में धारण की थी। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देके रखा है कि बिलग्राम्स का युद्ध कब हुआ था। अब ये बिलग्राम्स का युद्ध आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा किससे संबंधित है और ये कब हुआ था। देखिएगा, मैंने आप लोगों को जब भी बताया था कि हमें बाबर देखने को मिलेगा, और यही बाबर के बाद इसका बेटा हमें हुमायूं शासक देखने को मिलेगा, और इसी हुमायूं के बाद में हमें एक शासक देखने को मिलेगा, इसका बेटा, इसका नाम हुआ करता था अकबर। और अकबर का बेटा हमें यहाँ पर जहांगीर देखने को मिला। कौन देखने को मिला? यहाँ पर जहांगीर जो यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन जब ये हुमायूं शासक हुआ करता था, तो हुमायूं का समयकाल 1530 से लगाकर मुख्य रूप से 40 तक माना जाता है। इसके बाद ये 55 से लगाकर 56 तक दो इसके समयकाल हमें भारत में देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हुमायूं शासक हुआ करता था उस समय लेकिन पहले हम लोगों को इस बाबर को देख लेते हैं। बाबर ने एक युद्ध किया था, बैटल ऑफ पानीपत। कौन सा युद्ध? बैटल ऑफ चंदेरी का इसने युद्ध किया था। और इसी बैटल ऑफ चंदेरी के युद्ध में बाबर का जो साथ दिया था वो एक शेर शाह, एक यहाँ पर फरीद नामक एक व्यक्ति ने दिया था। फरीद खान नामक एक व्यक्ति ने साथ दिया था। और यही फरीद खान आगे चलकर यहाँ पर शेर खां के नाम से जाना गया। किसके नाम से? शेर खां के नाम से। और जब इसने शासन किया तो यह व्यक्ति शेर शाह सूरी के नाम से जाना गया। तो आप लोगों को पहले तो याद होना चाहिएगा कि इसी शेर शाह सूरी ने चंदेरी के युद्ध में बाबर का साथ दिया था। फिर इस युद्ध के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि हमें बैटल ऑफ चौसा देखने को मिला। कौन सा युद्ध? हमें एक बैटल ऑफ चौसा देखने को मिला। और यह बैटल ऑफ चौसा हमें यहाँ पर ये 1539 में देखने को मिलेगा। इसमें दो शासकों के बीच में हुआ। एक तरफ तो हुआ करता था हुमायूं, और जो एक तरफ यहाँ पर कौन हुआ करता था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा, शेर खां। कौन हुआ? शेर खां। और इसी शेर खां का जो बचपन का नाम हुआ करता था वो फरीद खां था। क्या नाम था? फरीद खां। अब यहाँ पर हुमायूं क्या हो गया था? हार गया था। लेकिन यह जो शेर खां क्या हो गया था, ये जो फरीद हुआ करता था, यह फरीद इस युद्ध को जीत गया था। इस युद्ध को जीतने के बाद इसी फरीद या शेर खां ने शेर शाह सूरी की उपाधि प्राप्त की। शेर शाह सूरी की जो इसने उपाधि प्राप्त की थी, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। वहीं पर इसके बाद हमें बैटल ऑफ बिलग्राम्स या बैटल ऑफ बिलग्राम्स हमें देखने को मिलेगा। और यह ये जो बिलग्राम्स कब देखने को मिला, तो राइट आंसर होगा कि 1540 में हमें देखने को मिलेगा। दो शासकों के बीच में यह माना जाता है। एक तरफ तो शेर शाह सूरी, कौन हुआ करता था? शेर शाह सूरी यहाँ पर जो देखने को मिला। और एक तरफ हुआ करता था हुमायूं। कौन हुआ? हुमायूं हुआ। अब इस युद्ध में शेर शाह सूरी फिर से जीता, लेकिन कौन हार गया था? तो हुमायूं यहाँ पर मुख्य रूप से हारा। तो यह जो शासक हुआ करता था हुमायूं, यह अपनी जान बचाने के लिए उस समय एक रिवर के तट पर हुआ करता था। रिवर वो जो पड़ती थी यमुना, तो यह यमुना रिवर के अंदर कूद जाता है। तो जैसे इसने यहाँ पर जंप किया, यह कूद गया, तो एक निजाम नामक व्यक्ति ने इसकी जान बचाई थी। निजाम नामक एक नाविक हुआ करता था जो उसने इसकी जान यहाँ पर उस समय ये बचाई थी। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो बैटल ऑफ पिलग्राम्स दो शासकों के बीच में हमें देखने को मिलेगा। एक तरफ यहाँ पर हुआ करता था शेर शाह सूरी, और जो एक तरफ हुआ करता था हुमायूं। तो शेर शाह सूरी यहाँ पर जीत गया, लेकिन हुमायूं इस युद्ध को मुख्य रूप से यहाँ पर हार जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। एटलीस्ट कब हुआ था हम लोगों से याद पूछेगा, तो 17 मई 1540 में हमें यह युद्ध मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। और जैसे यह बैटल ऑफ बिलग्राम्स को शेर शाह सूरी जीत जाता है, उसी तरह भारत में इसके द्वारा
एक सूर्य वंश की स्थापना किया गया था। कौन सा वंश? सूर्य वंश। और यही सूर्य वंश हमें दिल्ली की सत्ता पर 1540 से लगाकर हमें 1555 तक देखने को मिला। ऐसा माना जाता है यह सूर्य वंश सेकेंड अफगान डायनेस्टी थी भारत में। सेकेंड यह जो अफगान डायनेस्टी हमें मुख्य रूप से भारत में देखने को मिलेगी। लेकिन पहला अफगानी वंश कौन सा देखने को मिला? पहला जो अफगानी वंश कौन सा देखने को मिला? फिर राइट आंसर होगा ये जो लोधी वंश हुआ करता था। लोधी वंश भारत में पहला अफगानी वंश हमें मुख्य रूप से इस भारत की जो पवित्र धरा पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है? निम्नलिखित में से किस युद्ध में निजाम मिस्ती के सहयोग से हुमायूं ने अपने प्राण बचाए थे? मैंने अभी आप लोगों को समझाया था कि जो बैटल ऑफ पिलग्राम्स हुआ था वह शेरशाह सूरी और यह मुख्य रूप से हुमायूं के बीच में देखने को मिला। तो हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए यमुना रिवर के अंदर यहाँ पर उसने जंप किया था। उस समय एक निजाम नामक व्यक्ति, निजाम मिस्ती यहाँ पर एक प्रकार का नाविक हुआ करता था। इसने इसकी जान ये बैटल ऑफ बिलग्राम से यहाँ पर ये बचाई थी। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो ये बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, बिलग्राम, सूरसा या कालिंदर, तो बैटल ऑफ बिलग्राम से यहाँ पर आंसर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा। ठीक है, इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न हमें दे के रखा है कि साम्राज्य जो बंटवारे में हुमायूं अपने भाई जश्करी को कौन सा क्षेत्र दिया? ये हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। देखिएगा आप लोगों को याद होना चाहिए, जैसे ही बाबर की मृत्यु होती है तो बाबर की मृत्यु के बाद, बाबर की मृत्यु हमें 1530 में देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिले। उस समय बाबर के यहाँ पर 4 प्रमुख बेटे हुआ करते थे। तो 4 प्रमुख बेटों में से आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक शासक, एक उसका बड़ा बेटा जो हमें हुमायूं देखने को मिला। हुमायूं को बाबर ने यहाँ पर दिल्ली की सत्ता को सौंप दिया कि मेरे मरने के बाद पहले, बाबर ने मरने से पहले ही अपने सभी जो बेटों में अपना साम्राज्य बांट दिया था। तो बाबर ने मरने से पहले हुमायूं को दिल्ली का शासक नियुक्त किया था। बाबर का एक बेटा हुआ करता है, उसका नाम हुआ करता था हिंदाल। क्या नाम हुआ करता था? हिंदाल। हिंदाल को इसने मुख्य रूप से अलवर की जागीर दे दी। कहा की जो अलवर की जागीर दे दी, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और हम लोगों से पूछा है यहाँ पर अश्करी, तो यहाँ पर ये जो अश्करी हुआ करता था, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि अश्करी को इसने मुख्य रूप से संभल दे दिया। कौन सा क्षेत्र दिया था? संभल क्षेत्र दे दिया। और इसका एक बेटा हुआ करता था कामरान। कौन सा हुआ? इसका एक बेटा हुआ करता था कामरान। तो कामरान को बाबर ने पहले से ही यहाँ पर काबुल की जागीर सौंप दिया। कौन सा प्रांत का शासक बना दिया? काबुल को। तो यह हमें बाबर की मृत्यु के बाद उसके 4 प्रमुख बेटे देखने को मिले थे। हुमायूं को दिल्ली का शासक नियुक्त किया था, हिंदाल को यहाँ पर जो अलवर का शासक, जश्करी को संभल का शासक, और कामरान को इसने काबुल का शासक यहाँ पर नियुक्त किया था। हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा था कि अश्करी को कौन सा क्षेत्र दिया था? देखिए हुमायूं ने ही नहीं दिया था, लेकिन हुमायूं के पिता बाबर ने ही दिया था। ये बाबर ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो हमारा सवाल का राइट आंसर पूछा था कि क्या किया, हम लोगों से अश्करी पूछा था। तो फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखे हैं, निम्न में से किसने हजरत ए आला की उपाधि प्राप्त की थी? हजरत ए आला की उपाधि किसके द्वारा प्राप्त की गई थी? हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। हुमायूं, शेरशाह सूरी, जहांगीर या औरंगजेब? अब देखिएगा हमें एक शेरशाह सूरी देखने को मिलेगा। और यह जो शेरशाह सूरी हुआ करता था, यह मुख्य रूप से हमें देखने को मिला इसी दिल्ली की सत्ता पर। तो शेरशाह सूरी शासक बनने से पहले एक बंगाल का शासक, उस समय जो बिहार हुआ करता था, बिहार में एक जो समय शासक हुआ करता था उसका नाम था बाहर खान लाहौरी। कौन हुआ करता था? बाहर खान लाहौरी। बाहर खान लाहौरी हमें देखने को मिलेगा। तो यही बाहर खान ये लाहौरी का संरक्षक हुआ करता था। संरक्षक जो समय यह हमें शेरशाह सूरी देखने को मिलेगा। और एक समय यह बाहर खान लाहौरी जो समय शिकार पे गया था, तो शिकार के जाते वक्त इस बाहर खान जो लाहौरी के ऊपर एक शेर ने हमला किया था। तो इस शेरशाह सूरी ने क्या किया था कि तलवार के एक ही वार में उस शेर को मार डाला था।
फिर जवाब में जो प्रसन्न होकर इसी बाहर खान लाहौरी ने क्या दिया था, शेर शाह सूरी को यहाँ पर शेर खां की उपाधि दिया था। तो इसी शासक के द्वारा शेर खां की उपाधि इसी फरीद यानी इसी शेर शाह सूरी को यहाँ पर दिया गया था, जो जो इसका एक बेटा हुआ करता था, जो इसका एक बेटा हुआ करता था। बेटा का मैं नाम शायद यहाँ मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा, बेटे का मैं यहाँ पर नाम भूल रहा हूँ। और जो इसके बेटे और जो इसी समय ये जो फरीद हुआ करता था, यानी ये जो शेर खां हुआ करता था, और मुख्य रूप से इन दोनों के बीच में एक बैटल ऑफ सूरजगढ़ लड़ा गया, बैटल ऑफ सूरजगढ़। और ये बैटल ऑफ जो सूरजगढ़ का जो युद्ध हमें देखने को मिला, यह हमें मुख्य रूप से यहाँ पर जो 1534 में हमें यह युद्ध देखने को मिलेगा। इसमें फरीद जो शेर खां के नाम से फेमस हुआ, ये यहाँ पर जीता, लेकिन इसी बाहर खान लाहौरी का बेटा यहाँ पर हार गया। ठीक है, बेटे का नाम आप लोग देख लीजिएगा, मैं बेटे का नाम यहाँ पर भूल रहा हूँ। और इसी युद्ध को जीतने के बाद इसी शेर शाह सूरी के द्वारा हजरत आला की उपाधि धारण की गई थी। तो शेर शाह हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पर एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, नेक्स्ट प्रश्न देख रखा है कि जरीवाना क्या था। जरीवाना हमें मुख्य रूप से भारत में और इसी मुगल सल्तनत के अंतर्गत जरीवाना क्या देखने को मिलता है। तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा, उस समय ये जो शेर शाह सूरी हुआ करता था, शेर शाह सूरी, तो इसी शेर शाह सूरी ने उस समय क्या किया था, मुख्य रूप से भूमि का मापन किया। क्या किया था, भूमि का मापन किया। और भूमि का मापन के बाद इसी शेर शाह सूरी ने क्या किया था कि जो सर्वेक्षण कर लगाए थे, तो यह जो जरीवाना हुआ करता था, तो यह भूमि पर जो एक प्रकार का सर्वेक्षण कर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और के शासक के द्वारा यह जो लगाया था, तो शेर शाह सूरी के द्वारा इसको लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमें यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है कि हुमायूं की मृत्यु के समय जगबर किस आपके अभियान में व्यस्त था। हम लोगों से यह सवाल पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि अकबर की यहाँ पर मृत्यु, ये हुमायूं की मृत्यु के समय जगबर किस जो अभियान में व्यस्त था, हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। तो हम आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि यहाँ पर जो 1555 में यहाँ पर हुमायूं की मृत्यु होती है, किस शासक की मृत्यु होती है, यहाँ पर हुमायूं की मृत्यु होती है। और जैसे ही हुमायूं की मृत्यु जो कैसे होगी, तो यहाँ पर एक पुराना लाल किला, पुराना लाल फोर्ट हुआ करता था, लाल एक फोर्ट हुआ करता था, जो कि हम लोगों को यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलता है। एक मिनट, हमें मुख्य रूप से यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि हमें ये 1555 में हुमायूं देखने को मिला। और ये जो पुराना लाल फोर्ट हुआ करता, जो किला देखने को मिला, इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने किया था। किसके द्वारा, शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो यहाँ पर इसी शेर शाह सूरी ने एक पुस्तकालय बनाया था, एक पुस्तकालय बनाया करता था, और जिसका नाम हुआ करता था दीन पनाह। क्या नाम हुआ करता था, दीन पनाह। तो यह दीन पनाह इसी हुमायूं ने उस जो पुस्तकालय का नाम रख दिया था दीन पनाह। और इसी दीन पनाह की सीढ़ियों से जो गिरने के बाद हुमायूं की मुख्य रूप से क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती, हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो इसकी मृत्यु ये 1555 में हमें मुख्य रूप से दिल्ली की सत्ता पर देखने को मिलेगी। उस समय इसका बेटा अकबर, जो हमें जो पंजाब के अभियान में व्यस्त होता हुआ दिखाई दिया, यह इसके द्वारा पंजाब का अभियान चलाया था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और जैसे ही इसी अकबर के द्वारा जो पंजाब को जो जीता गया, तो इसने क्या किया था कि 14 फरवरी, डेट याद रखना है आपको, 14 फरवरी और 1556 में इसने जो पंजाब में एक प्लेस हमें देखने को मिलेगा, इन प्लेस ऑफ कालानौर में इसने क्या किया, खुद का राज्याभिषेक भी किया था। ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी यानी पंजाब। ठीक है दोस्तों, चलिएगा बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि अकबर कालीन किस विद्रोह को दबाने के लिए क्रम में बिरबल की हत्या हो गई थी। आप सभी जानते हैं कि बिरबल को महेश दास के भी नाम से जाना जाता है। और यही बिरबल की जो
हमें मृत्यु इसी यह जो अफगान के विद्रोह को दबाने के कारण हो जाती है। ठीक है, यानी सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। चलिएगा बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, किस वर्ष इबादत खाना समाप्त किया था। अब यहाँ पर इबादत खाना कब हमें अकबर कब समाप्त किया था, तो ये 1555 76 55 या ये 1578 या 1581 में हमें यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा कि बाबर के द्वारा यहाँ पर ये जो 1562 वाला समयकाल हुआ करता, इसी के द्वारा बाबर ने सबसे पहले दास प्रथा को यहाँ पर समाप्त किया था। दास प्रथा को यहाँ पर समाप्त किया। और 1500 यहाँ पर 63 में बाबर के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। सती प्रथा का जो बाबर के द्वारा अंत किया गया था, ये 1564 में बाबर ने एक जजिया कर को समाप्त किया। कौन से कर को समाप्त किया? जजिया कर को जैसे ही बाबर के द्वारा समाप्त किया था और जनता ने प्रसन्न होकर मोहम्मद जलालुद्दीन जो अकबर की इसे संज्ञा दी। तो यह जो मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर जो इसके नाम के आगे लगाया जाता है, यह एक प्रकार की जो यहाँ पर जो उपाधि हुआ करती थी। और जैसे इसने जो जजिया कर को समाप्त किया था, तो जजिया कर के समाप्त के बाद जनता के द्वारा इसको दी गई थी। आप लोगों को याद होना चाहिए। बाकी जो अकबर का वास्तविक नाम हमें बदरुद्दीन देखने को मिलता है, और कई जगहों से इसका नाम हमें केवल जलाल भी देखने को मिलता है। तो यह जो अकबर इसकी उपाधि हुआ करती थी, इसका नाम नहीं हुआ करता था। और यही के बाद इसी के द्वारा ये 1575 में एक यहाँ पर इबादत खाना बनवाया गया था। ये इबादत खाना जो बनवाया गया आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और 3 सालों तक इसने रन किया। तो और 1578 में इसने इबादत खाने को क्या कर दिया था? समाप्त भी कर दिया गया था। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1578 में अकबर के द्वारा यह इबादत खाने को क्या किया गया था? यहाँ पर मुख्य रूप से समाप्त किया गया था। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देख रखा है, निम्न में से किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो ये हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल जो कहा जाता है, हम लोगों से यहाँ पर यह सवाल पूछा है कि अकबर के समय काल को, जहांगीर के, शाहजहां के या औरंगजेब को। देखो आप लोगों को याद होना चाहिए कि हमें प्रमुख रूप से यहाँ पर बाबर देखने को मिला। बाबर के बाद हमें हुमायूं देखने को मिला। हम लोग ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, देखिएगा आगे। और हुमायूं के बाद हमें अकबर का समय काल देखने को मिलेगा। और यही अकबर के बाद हमें जहांगीर देखने को मिलेगा। और जहांगीर के बाद हमें यहाँ पर शाहजहां देखने को मिला। कौन सा शासक देखने को मिला? इसी का बेटा शाहजहां शासक बनता है। आप लोगों को याद होना चाहिए। तो यह जो हुमायूं का समय काल है, यहाँ पर चित्रकारिता हुआ करती थी। जो चित्रकारिता हमें प्रारंभ होती हुई मुगल काल के अंदर दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर जो अकबर के समय काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा गया। हिंदी जो साहित्य का स्वर्णिम काल हम लोगों ने कहा। आप लोगों को इतना यहाँ पर याद होना चाहिएगा। देखो जहांगीर के समय काल में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि जहांगीर के समय काल में हमें यहाँ पर चित्रकारिता का स्वर्णिम काल यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोगों को इतना याद होना चाहिएगा। और शाहजहां का समय काल ऐसा माना जाता है कि शाहजहां के समय काल को स्थापत्य शैली का, कौन सी शैली का? तो ये जो स्थापत्य शैली का स्वर्णिम काल यह यहाँ पर माना जाता है। आप लोगों को इतना याद होना चाहिए। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल जो अकबर का समय काल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें दे के रखा है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत आया था? तो उस समय जेम्स जो प्रथम हुआ करता था, यह कहाँ का शासक हुआ करता था? ये कहाँ का जो शासक यानी सम्राट हुआ करता था? तो यह मुख्य रूप से ब्रिटेन का सम्राट हमें देखने को मिलेगा। और यह मुख्य रूप से व्यापार के मकसद से इसने अपने एक राजदूत को जहांगीर के दरबार में भेज दिया था, और जिसका नाम हुआ करता था विलियम हॉकिंस। क्या नाम हुआ करता था? विलियम हॉकिंस यहाँ पर आया था। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और यह विलियम हॉकिंस ने क्या किया था? तुर्की भाषा में संवाद किया था। तुर्की भाषा हुआ करती थी मुगलों की, और इसी तुर्की भाषा में इसी विलियम हॉकिंस द्वारा संवाद किया था। किसके साथ जो इसने संवाद किया था? तो जहांगीर के द्वारा
जहांगीर से इसने तुर्की भाषा में संवाद किया और जहांगीर ने इसी विलियम हॉकिंस को प्रसन्न होकर जो इंग्लिश खां की उपाधि प्राप्त की थी। यानी जहांगीर ने जो प्रसन्न होकर इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, एक पदवी यहाँ पर दी थी, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। यानी सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी यानी विलियम हॉकिंस। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रहा है कि अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को तिथि के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो अकबर के समय काल में कौन सी घटना कब देखने को मिलेगी, तिथि के अनुसार हमें यहाँ पर सबको जमाना है। जजिया कर समाप्त, तो जजिया कर का कब समाप्त किया गया था? अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो 1564 में कार्य किया गया था, ये इबादत खाने का निर्माण, तो ये 1575 में इबादत खाने का निर्माण किया गया था। मजहर कर पर हस्ताक्षर, तो मजहर कर पर हस्ताक्षर यानी जितने भी धर्म चलाए जाएंगे वो राजा के अनुसार रहेंगे। और यह 1579 में हमें यह घटना देखने को मिलेगी। और दीन इलाही, और इसने एक धर्म जो चलाया था दीन इलाही, और जो एक प्रकार का संवत भी माना जाता है मुगल कालीन यह, तो यह हमें 1582 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब ये चारों घटना हुई तो इसमें सबसे पहले जजिया की समाप्ति हुई, यानी ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए कहीं ना कहीं। फिर इबादत खाना हुआ, मजहर पर हस्ताक्षर की घोषणा, और यहाँ पर दीन इलाही संवत इसने चलाया था। और ये जो घटना हमें देखने को मिलती, यानी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4, यह ऑप्शन नंबर बी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी सीरियल से ही हम लोगों को यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलता है। तो आप सभी को यहाँ पर ये याद यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने प्रेरित किया था? तो किसने प्रेरित किया था बाबर को भारत में आक्रमण के लिए? देखिए, जो जैसा माना जाता है उस समय जो इब्राहिम लोदी जो हुआ करता था, यहाँ पर इब्राहिम जो लोदी हुआ करता था, तो यह इब्राहिम लोदी का जो यहाँ पर जो पंजाब का क्षेत्र देखने को मिलेगा, उस समय जो इसके पंजाब का क्षेत्र का जो गवर्नर हुआ करता था, उस समय जो इसके पंजाब के क्षेत्र का गवर्नर देखने को मिला, वह दौलत खान देखने को मिलता है। कौन देखने को मिलेगा? दौलत खान देखने को मिलता है। और यही दौलत खान है, और यही बाबर को भारत में इनवाइट किया था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो याद, यदि ये सवाल पूछ लेगा कि दौलत खां कौन था, तो दौलत खां यही जो इब्राहिम लोदी का हमें गवर्नर देखने को मिलेगा। और कहाँ का गवर्नर हुआ करता था? फिर राइट आंसर होगा कि यह मुख्य रूप से पंजाब का गवर्नर हमें जो हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो यह दौलत खां लोदी ने इसको जो इन्वाइट किया था भारत आने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एक्यूरेट यहाँ पर माना जाएगा। चलिएगा दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देके रखे हैं, हुमायूं व शेरशाह के मध्य प्रथम मुठभेड़ कब हुआ था? ठीक है, तो 3 हमें मुठभेड़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। 1534 में बिहार में हमें देखने को मिलेगा, और इसके बाद ये 1536 में मालवा में, 32 में चुनार में, या फिर 1531 में कालिंदर में। ठीक है, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि हुमायूं और शेर खां के मध्य प्रथम मुठभेड़ कब हुआ था। तो ये जो 1531 में ये कालिंदर का जब जब इसने अभियान चलाया था, तो यहाँ पर पहली मुठभेड़ यहाँ पर मानी जाती है। और 2 फेमस युद्ध, एक बैटल ऑफ चौसा आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। बैटल ऑफ चौसा मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि बैटल ऑफ चौसा आप लोगों को याद रखना है। और एक बैटल ऑफ बिलग्राम्स, कौन सा? बैटल ऑफ बिलग्राम्स। बैटल ऑफ बिलग्राम्स यानी ये आप लोगों को देखने को मिला, यह जो 1539 में देखने को मिलेगा, और यह 1540 में हमें मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर एक्यूरेट होना चाहिए। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है कि मच्छीवाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये मच्छीवाड़ा का युद्ध किन के बीच में हुआ था? मैंने आप लोगों को समझाया था कि हमें जो एक बैटल ऑफ बिलग्राम्स देखने को मिलेगा, बैटल ऑफ बिलग्राम्स, बैटल ऑफ बिलग्राम जो हमें देखने को मिला, इसी बैटल ऑफ बिलग्राम के बाद में बाबर ने मुख्य रूप से भारत को छोड़ दिया था। हमें ये जो 1540 में देखने को मिलेगा। इसके बाद जब बाबर बाहर रहा, तब जब उसने भारत में फिर से प्रवेश किया, जब बाबर ने भारत में मुख्य रूप से फिर से जो यहाँ पर प्रवेश किया, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि ये बाबर नहीं, यहाँ पर हुमायूं, हुमायूं ने मुख्य रूप से भारत में जब जैसे ही प्रवेश किया, तो हुमायूं और यहाँ पर सिकंदर शाह सूरी,
सिकंदर शाह, ये जो सूरी देखने को मिलता है, इनके बीच में बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा युद्ध देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। उस समय ये जो हुमायूं करता था, जो जो यहाँ पर इसका जो सेनापति हुआ करता था वो बेरम खां को माना जाता है कि बेरम खां हुआ करता था, लेकिन इस और यही सिकंदर सूरी का उस समय जो सेनापति तोतर खान कौन माना जाता है, तोतर खान यहाँ पर इसका सेनापति माना जाता है, आप लोगों को याद होना है। और यही बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, ये 1555 में हमें बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा देखने को मिलेगा। बैटल ऑफ यहाँ पर ये जो मच्छीवाड़ा, तो इसी मच्छीवाड़ा के युद्ध में कौन जीता था आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हुमायूं जीत गया था, लेकिन सिकंदर सूरी इस युद्ध को यहाँ पर हार गया था। हर बार एग्जामों में इनके सेनापति पूछे जाते हैं कि जब बैटल ऑफ ये जो मच्छीवाड़ा हुआ था, इसमें हुमायूं का सेनापति बेरम खां हुआ करता था और इसी सिकंदर सूरी का सेनापति तोतर खान हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रहा है, रुपया नामक सिक्के, रुपया नामक सिक्के का प्रचलन किसने जो आरंभ किया था। आप लोगों से सवाल पूछा है इल्तुतमिश, बहलोत लोदी, हुमायूं या शेरशाह सूरी। देखो आप लोगों को याद होना चाहिएगा, यह जो रुपया नामक सिक्का है, जो रुपया नामक ये जो कोइंस है, उस समय जो शेरशाह सूरी हुआ करता था, कौन सा शासक, शेरशाह जो सूरी हुआ करता था, तो शेरशाह सूरी ने एक सिल्वर कॉइन चलाया था। कौन सा कॉइन, एक सिल्वर कॉइन चलाया था। और इसी चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है, इसी चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता है। ठीक है, तो यह किसने चलाया था, तो यह शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। यानी सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमें मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देख रखा है, ये निम्नलिखित में से सड़क ए जाजम जो ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से का नाम दिया गया था, तो इसको सड़क ए आजम के नाम से ग्रांड ट्रंक रोड किनके द्वारा मुख्य रूप से नाम दिया था। देखिएगा, हमें शेरशाह सूरी जब देखने को मिलेगा, तो यही शेरशाह सूरी के समय काल में, इसी शेरशाह सूरी के समय काल में इसने सबसे बड़ा जो प्रशासनिक कार्य किया था, सबसे बड़ा जो प्रशासनिक जो इसके द्वारा कार्य किया गया था, वो यह सड़क जो ये निर्माण का कार्य किया गया था। और इसके द्वारा जो कार्य किया गया था, यह सोनार गांव, कहां से, सोनार गांव। अब ये सोनार गांव वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। और सोनार गांव से लगाकर इसी शेरशाह सूरी के द्वारा पेशावर क्षेत्र, कहां पर, पेशावर जो क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में, पाकिस्तान पर इसके द्वारा एक सड़क बनाई गई थी जिसका नाम हुआ करता सड़क ए आजम। क्या नाम हुआ करता था, सड़क ए आजम। ये जो इसके द्वारा सड़क जो बनाई गई थी, उस समय एक अधिकारी हुआ करता था जो यहाँ पर ये जो मुख्य रूप से अंग्रेज अधिकारी हुआ करता है, उसका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड। क्या नाम हुआ करता था, लॉर्ड ऑकलैंड। एक मुख्य रूप से यह जो अंग्रेज यहाँ पर हमें अधिकारी देखने को मिलेगा, और यह जो अधिकारी का समयकाल हमें मुख्य रूप से 1836 से लगाकर 42 तक देखने को मिला। यही लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया था, इसे सड़क आजम से का नाम बदलकर इसका नाम जीटी रोड कर दिया गया था, क्या, या ग्रांड ट्रंक रोड वर्तमान में जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर जो देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अंतिम प्रश्न है, आप सभी को होमवर्क में हम लोग दे रहे हैं, एक प्रश्न या और है हमारे पास में। ठीक है, एक है हमारे पास में, राजदूत मनसबदारों की ये बादशाह के काल में सर्वाधिक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यानी ये जो राजपूत मनसबदार थे, अभी मनसबदारी प्रथा या मनसबदार का मतलब होता है मुख्य रूप से पद होता है, तो यह सर्वाधिक हमें राजपूत मनसबदार किस बादशाह के समयकाल में हमें मुगल डायनेस्टी में देखने को मिलते हैं, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, यहाँ जहांगीर के समयकाल में हमें देखने को ये मिलेंगे। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि सर्वाधिक राजदूत मनसब हमें औरंगजेब के समयकाल में देखने को मिलेंगे। और यही औरंगजेब के समयकाल में आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए, यही औरंगजेब के समयकाल में हमें सर्वाधिक सूबे भी, यानी मुगल डायनेस्टी में सर्वाधिक सूबे भी हमें देखने को मिले। कुल ये 21 सूबे हुआ करते थे इसके बाद में, यानी 21 यानी जो 21 प्रांत का शासन उस समय यही औरंगजेब के पास में हुआ करता था।
तो सर्वाधिक सूबे भी जो इसके अंडर में हुआ करते थे, और सर्वाधिक राजदूत जो ये मनसबदार जो पद हुआ करते थे, ये भी औरंगजेब के समय काल में हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक, चलिए, और ये अंतिम प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क में है। आप लोगों को मुझे बताना है कौन से स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। कौन से स्मारक को दक्कन का ताजमहल यहाँ पर कहा जाता है। 4 ऑप्शन देके रखे हैं आप लोगों को। बीबी का जो मकबरा, गोल गुम्बद, चार मीनार, या इनमें से कोई नहीं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का मुझे जवाब देना है। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।